हेलो बच्चों आज हमारा न्यू लेक्चर प्रेजेंट है जैसा कि मोशन इन प्लेन। ठीक है, इससे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है वो अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, मोशन इन प्लेन समझते हैं, मोशन इन प्लेन में क्या करना है और किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे, हम वो सारी बातें आज समझते हैं। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन का लेक्चर होने वाला है। जैसे कि देखो मोशन इन प्लेन, देखो आपने पिछले चैप्टर पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब बेटा आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो स्ट्रेट लाइन में चलते समय आपके पास, जैसे स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन ना, आपके पास या तो इधर जाने का रास्ता होता है तो इधर जाने का रास्ता होता है। जब आप एक सीधी पगडंडी पे चल रहे हो या सीधे सीधे किसी भी ब्रिज वगैरह पे चल रहे हो तो या तो इधर जाओगे या तो इधर, मतलब वहां पर सिर्फ दो डायरेक्शंस पॉसिबल होती है। ओनली टू डायरेक्शन पॉसिबल इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बट प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, जब दो एक्सिस मिलकर, दो एक्सिस आपस में ज्वाइंट होते हैं तो प्लेन बनता है। जैसे कि देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो अब ये जो बन गया बेटा ये प्लेन बन गया। ठीक है ना बेटा, क्या बन गया? प्लेन। तो ये हो गया प्लेन। प्लेन का मतलब होता है जब दो एक्सिस मिले। तो जब दो डायमेंशन मोशन, ये हो गया, ये होता है बेटा वन डायमेंशन मोशन। ये होता है वन डायमेंशन मोशन क्योंकि आप इसमें एक ही लाइन पे जा रहे हो। ये होता है टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन का मतलब, जैसे देखो बेटा, अगर आप यहां पर पहुंच गए तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस एक्स में भी ट्रेवल किया है और कुछ ना कुछ डिस्टेंस वाई में भी। तो यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं लिखे आते, ऐसे करके ऐसे कोऑर्डिनेट लिखे आते थे, दैट इज एक्स दैट इज वाई। तो इसका मतलब आपने कुछ दूरी एक्स और वाई में भी ट्रेवल की है, तो इसे कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। ये हो गया वन डायमेंशन। तो बेटा मैं वन डायमेंशन मोशन की बात करता हूं तो वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती क्योंकि पॉसिबल डायरेक्शन दो ही हो सकती है। लेकिन जब मैं दो डायमेंशन मोशन की बात करता हूं तो वहां पर n नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं। जैसे कि देखो बेटा, ये कोई पार्क मान लो, अब यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, अब वो भाग के चला गया 100 मीटर, तो 100 मीटर वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर कोई भागेगा ना, किधर कोई भागेगा 100 मीटर एकदम ना। मान लो मैं कह रहा हूं यहां खड़ा स्ट्रेट 100 मीटर भाग गया, यहां खड़ा है स्ट्रेट 100 मीटर भाग गया, मतलब वो भाग रहा है 100 मीटर, तो इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, इधर 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 इधर, तो भाई जिस तरफ उसका मुंह उस तरफ 100 मीटर भाग जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, किस तरफ भागा ये नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे यहां पर एक आदमी को मैंने खड़ा किया, मैंने कहा इसका मुंह इस तरफ था, 100 मीटर भाग गया, तो मेरे को पता इधर ही भागा हुआ और किधर भागा हुआ। तो अपन ने पूरे मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया, तो मैंने लिख रखा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दैट आर नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है, जिससे ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब हो जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर है, किस स्टेट में, ये सारी चीजें डिस्क्राइब हो जाती हैं। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से तो होती है। अगली बात, इन वन डायमेंशन मोशन, इन वन डायमेंशन ओनली टू डायरेक्शन आर पॉसिबल। वन डायमेंशन में सिर्फ दो दिशाएं ही पॉसिबल है। इन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन, 2D मोशन है 3D मोशन। 3D मोशन का बात करें तो बोला एक्स और एक्स वाई एज वेल एज जेड एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में मूव करेगा, जैसे यहां पहुंच गया, लाइक ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाए तो देखो इसने कुछ डिस्टेंस एक्स में भी ट्रेवल करा, कुछ वाई में भी ट्रेवल करा और कुछ जेड में भी ट्रेवल करा, तो अपन कहते हैं इसको मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो इसको भी तो डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। तो बेसिकली टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन को हम बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं कर सकते, बिना डायरेक्शन के नहीं बता सकते। तो यूज मोशन, वी नीड टू यूज वेक्टर टू डिस्क्राइब द वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। बेटा वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि डायरेक्शन बताती है। ठीक है ना, हेंस दे आर डायरेक्शनल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब टू डायमेंशन मोशन के अंदर यही चीजें डायरेक्शनल बन जाएंगी। बिना दिशा के, बिना डायरेक्शन के आप एक्सेलरेशन, आप वेलोसिटी ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्योंकि यही चीजें डायरेक्शनल बन जाएंगी तो इन्हीं को क्या कहा जाने लग गया? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इस चैप्टर के अंदर बहुत बड़े अमाउंट में वेक्टर और स्केलर पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों अब हम बेसिक, क्योंकि हम मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ने वाले, मोशन इन टू डायमेंशन में क्या होगा कि हमें डायरेक्शन की जरूरत है, और डायरेक्शन समझने के लिए हमें पहले वेक्टर समझना पड़ेगा। क्योंकि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास ना डायरेक्शन होता है, बगैर डायरेक्शन के उनका काम ही नहीं हो पाता, और उनके पास कुछ ना कुछ वैल्यू भी होती है। तो आओ देखो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड जो होता है ना, उसका मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू। मैथमेटिकल वैल्यू से 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, जो भी है। ठीक है,
तो इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। और डायरेक्शन तो पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, उनमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आती है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। जैसे कि अगर मैं कहीं धक्का दे रहा हूं, मैं कहीं फोर्स लगा रहा हूं, मान लो मार्कर है, अब इस मार्कर पे मैं फोर्स लगाना चाहता हूं, तो मैंने इसको पकड़ा और इसको अपनी तरफ ले आया, तो बेटा एक बात था, जब मैंने इसको उठाया होगा तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, मैंने किसी ना किसी मैग्नीट्यूड से तो इसमें फोर्स लगाया ही होगा। और इसके एक डायरेक्शन भी है, लेट कर लेते हैं, लाइक दैट वन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको उठा के वेस्ट की तरफ ले जा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया वेस्ट की तरफ। तो फोर्स एक वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स को डिफाइन करने के लिए वेक्टर, फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है। जैसे कि मैं इस वॉल को, मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, अगर मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूं तो मैं फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स किस दिशा में लगा रहा हूं, इन दैट डायरेक्शन, इनवर्ड, समझ रहे हो ना। तो फोर्स जब बताना पड़ेगा तो उसके साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, बगैर डायरेक्शन के फोर्स अधूरा है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको समझाया था तो मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे ये मान लो ए पॉइंट या बी पॉइंट, यहां से आने का रास्ता ऐसा भी है, इस रास्ते को फॉलो करके आया जा सकता है, लेकिन ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट ऐसी है। तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है तो आपको फिर वही बताना पड़ेगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको बोलना पड़ेगा साउथ ईस्ट में किस तरफ है, ए से वो ऑब्जेक्ट कहां पर है, साउथ ईस्ट में है ना। तो क्या साउथ ईस्ट में 10 मीटर, मान लेते कोई 10 मीटर, हम क्या कहेंगे 10 मीटर साउथ ईस्ट। तो बेटा ये क्या हो गया, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन। तो ऐसी चीजें जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, उनको वेक्टर कहा जाता है, ठीक है बेटा। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम जिसे पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और कुछ होता है स्केलर। स्केलर क्या चीजें होती हैं, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। जैसे कि समय, अब मैं कभी बोलता हूं 5 बज रहे हैं, तो मैं क्या ये कहता हूं 5 नॉर्थ की तरफ 5 बज रहे हैं, ईस्ट की तरफ 4 बज रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। सिर्फ 5 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो उनकी तो एक मैथमेटिकल वैल्यू है ना, उसके अंदर तो हम डायरेक्शन का यूज ही नहीं करते। अच्छा, मेरा वजन कितना है, तो मेरा वजन 70 किलो है, तो भाई 70 किलो किस तरफ, ईस्ट में है, नॉर्थ में। तो मैं लंगड़ा थोड़ी हूं, मैं टेढ़ा थोड़ी हो रहा हूं, ठीक है ना। तो जिस तरफ मास है, टाइम है, ये सारी चीजें जो हैं ये कैसी होती है, स्केलर होती है, क्योंकि इनके अंदर डायरेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्केलर। अब नोशन ऑफ वेक्टर, बेसिकली वेक्टर को दिखाया कैसे आता है, तो देखो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, एनसीईआरटी ने अपना एक तरीका निकाल रखा था कि अगर किसी को उसने वेक्टर बनाना है तो उसको ना बोल्ड करके लिख देता था, गाढ़ा गाढ़ा लिख रखा है। तो एनसीईआरटी में काला काला बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, बट हम बार बार ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे ऐसा 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 करके जिसको उसको वेक्टर दिखाना कि वेक्टर है तो वो बोल्ड करके लिख देता है। लेकिन हम बार बार ऐसा नहीं लिख सकते, तो हमने क्या करा, हमने सिंबल बनाया और सिंबल के ऊपर लगा दिया एरो। दिस एरो विल इंडिकेट एन वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एरो इंडिकेट करेगा। हम जहां जहां लिखेंगे, जिस भी चीज के ऊपर एरो लगा देंगे, मतलब वो वेक्टर है, बात खत्म। द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो, मतलब कि पहले तो ऐसे होता था कि जितना लंबा वेक्टर लगभग उतना लंबा एरो बनाना पड़ता था, ज्यादा लंबा। बट आज के टाइम पे हमको पता है कि अगर हम एरो छोटा ही बना देंगे तो वेक्टर ही है। तो जो वेक्टर के जो एरो का लेंथ होता था और ये हेड जो होता था, कैप है ना, कैप, ये जो जिस तरफ कैप होती थी उस तरफ उस वेक्टर की दिशा भी होती थी। वेल बट हम ऐसे काम चला लेते हैं, अब ऐसा हो जाता है कि ये एरो बना के हेड तो ये वेक्टर तो दिखाएगा ही, बट अगर छोटा ही बना दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए बच्चों, चलो बच्चों अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने सारे वेक्टर के बारे में बता दिया, वेक्टर क्या होता है। अब देखो वेक्टर के बीच में एंगल्स भी होता है, तो किस तरीके से एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, क्योंकि देखो 2 लाइंस के बीच में एंगल होता है, उस तरीके से वेक्टर के बीच में भी एंगल होता है। तो किन्हीं वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो एंगल फाइंड करने का तरीका होता है, जैसे देखो ये है हेड और ये हेड, ये होता है हेड और ये होता है टेल, है ना, ये होता है टेल। तो अगर कोई 2 वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड करें, फॉर फाइंडिंग एंगल ज्वाइनिंग हेड टू हेड, क्या करो, हेड से हेड टू टेल, बेटा क्या करो, हेड टू टेल ऑफ वेक्टर्स। जैसे क्या, एक के हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन करो, ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल बिटवीन दैट वेक्टर, और टेल से
टेल ज्वाइन करके आप एंगल निकाल सकते हो। मतलब जैसे मान लो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो इनके बीच में एंगल निकालना है, तो इसको क्या करो, पैरेलली शिफ्ट कर डालो। पैरेलली शिफ्ट करो ऐसे करके, पहले का हेड और दूसरे का टेल, पहले का हेड और दूसरे का टेल, तो ये जो एंगल बना, ये बना एंगल बिटवीन वेक्टर, समझे ना। तो पहले का हेड, पहले का कोई भी पहला मान सकते हो उसमें से, पहले का हेड और दूसरे का टेल, दूसरे का टेल, इनके बीच में जो वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल होगा वो होता है एंगल बिटवीन वेक्टर। अब बेटा मैं वेक्टर के टाइप के बारे में बताता हूँ, कितने प्रकार के वेक्टर्स होते हैं। जैसे देखो पहला ही टाइप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो देखिए बेटा, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट वर्ड का मतलब ही होता है एक, ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड ही एक हो, यूनिट हो, कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एंड नोटेशन फॉर इट, यूनिट वेक्टर की नोटेशन क्या होती है, ए, और पढ़ा कैसे आता है, ए के ऊपर ये कैप, इसको कैप पढ़ाता है बेटा, तो रीड एज ए कैप, ठीक है ना। तो किसी का यूनिट वेक्टर दिखाना है, कोई भी वेक्टर, जैसे ये वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू 3 आयोटा प्लस 4 जेओटा, बेटा आयोटा जेओटा डायरेक्शन दिखाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो अब मेरे को इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका ए यूनिट वेक्टर और इसका वेक्टर डिवाइड बाय इसी का मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकाला था वो मैं बताऊंगा, जैसे कि 3 आयोटा प्लस 4 जेओटा ऊपर, ये वेक्टर ऊपर आ गया ना, और इसका मॉडुलस निकाल के नीचे डाल दो, तो इस वेक्टर का इकाई वेक्टर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। थोड़ा सा और समझते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर का और मतलब क्या होता है। जैसे देखो बेटा, मान लो, मैंने एग्जांपल दे रखा है, मान लो कोई पर्सन है, ये 10 किलोमीटर ईस्ट चल के गया, 10 किलोमीटर ईस्ट चल के गया। अब ये यहाँ से ईस्ट चला गया, ठीक है ना। मैं आया, मैंने इस पर्सन से कहा, एक कोई खड़ा था यहाँ पर, मैंने कहा वो किधर गए, तो ये इसको नहीं पता किधर गया, लेकिन इसने कहा मैंने ना 1 किलोमीटर ईस्ट जाते हुए उनको देखा, 1 किलोमीटर ईस्ट जाते हुए देखा। तो ये तो टोटल 10 किलोमीटर गया, इन्होंने मेरे को कॉल करके मैं स्ट्रेट लाइन में चल के आया हूँ, तो इसने कहा मैंने 1 किलोमीटर ईस्ट जाते हुए देखा। तो उस एक, मतलब जो वो 1 है, उससे उस यूनिट वेक्टर से मैं समझ जाऊंगा कि वो टोटल किस तरफ गए, 10 किलोमीटर पूरे ईस्ट में गए। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, उस पूरे के पूरे मैग्नीट्यूड का जो यूनिट वैल्यू होता है, उस यूनिट की जो डायरेक्शन होती है, वही पूरे वेक्टर की, वही पूरे उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है बेटा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और मैं टाइप ऑफ वेक्टर बताता हूँ। आइए बच्चों, टाइप ऑफ वेक्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं। जैसे कि पहला जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, जीरो वेक्टर के पास कोई स्पेसिफिक एक डायरेक्शन नहीं होगी, इधर उधर जम 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 कहीं भी, दैट इज जीरो वेक्टर। दूसरा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन आर जीरो वेक्टर। जैसे कि देखो, ये एक ये ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में जाएगा, तो यहाँ जो इसका ओरिजिन पे जो है ना, ये पोजीशन जो है इस वेक्टर की, वो जीरो वेक्टर है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका जीरो वेक्टर है। ठीक है, दोबारा जो पोजीशन वेक्टर है एकदम ओरिजिन पे उस ऑब्जेक्ट का, वही इस प्लेन के अंदर जीरो वेक्टर है। अगला, इक्वल वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो वेक्टर्स का जब मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों सेम हो, जैसे ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, नॉर्थ में ये भी नॉर्थ में, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसको इक्वल वेक्टर कहा जाता है। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड तो कैसा भी रहेगा, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, दैट इज नॉन एज पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जब एक वेक्टर ईस्ट में जाए, दूसरा वेक्टर वेस्ट में जाए, मतलब दोनों अपोजिट दिशा में हो, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। और सेम नेगेटिव वेक्टर भी होता है। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं। दोबारा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगला था कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर क्या होता है, जिनके स्टार्टिंग पॉइंट, जिन वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट सारे सेम हो, जैसे कि ये, तो ये जैसे यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहीं से सी भी, तो दे आर कनकरेंट वेक्टर। ओके बेटा, चलिए देख लीजिए बेटा ये सारी चीजें, एक बार लेक्चर को ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर।